Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. Good morning student, I am Rohit Singh, biology faculty, Ellipse Academy, Muzaffarpur. Okay. NCERT के बुक को फॉलो करेंगे जब वीडियो देखेंगे, और जब आप नोट डाउन करेंगे तब NCERT के बुक को फॉलो करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम लोग यहाँ पे नेम लिख लेते हैं, फिर बारी बारी से डायग्राम के साथ अगर होगा तो देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, इसमें पहला है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, सॉरी 6 मेथड ही हम लोग को पढ़ना है। तो 1 to 6 मेथड। फर्स्ट नंबर हम लोग का नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड। सेकेंड है बैरियर मेथड। फर्स्ट क्या है हम लोग का नेचुरल मेथड, सेकेंड क्या है बैरियर मेथड, थर्ड है इंट्रा यूटेराइन, ठीक है। थर्ड क्या हम लोग का इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसको डिवाइस, इसको हम लोग IUD मेथड के भी नाम से जानते हैं। फोर्थ है ओरल, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। फिफ्थ नंबर हम लोग का पॉइंट है इंजेक्शन, और 6 है सर्जिकल, ठीक है। ये 6 मेथड हम लोग को पढ़ना है। तो नेचुरल मेथड है हम लोग का सबसे फर्स्ट। तो नेचुरल मेथड में है, देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात समझते हैं। तो नेचुरल मेथड बोलता है कि यूज्ड अ मेथड या यूज्ड अ मेथड टू प्रिवेंट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब वैसा मेथड जिसका यूज किया जाए मेल और फीमेल के फ्यूजन को रोकने के लिए, बट वो बाय नेचर होना चाहिए, मतलब कि उसमें किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट का यूज नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल मेथड। तो नेचुरल में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, ठीक है। क्या है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस? पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का मतलब समझिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाए तो वहाँ बताए थे कि ओवल्यूशन का जो टाइम होता है वो मिडिल ऑफ द साइकिल होता है, बट 11 to 17 डेज जो बोला गया, वो बोला गया कि ओवल्यूशन के साथ साथ फर्टिलाइजेशन का भी टाइमिंग होता है, क्योंकि ओवम रिलीज होने के बाद कुछ टाइम तक फैलोपियन ट्यूब में रहती हैं, अगर स्पर्म वहाँ तक पहुँच जाए तो उसकी मेटिंग हो सकती है, मेटिंग होने के बाद क्या हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, यानी कि आपके पास आपके मेंस्ट्रुअल फ्लो का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब स्टार्ट हुआ है कब फिनिश हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो क्वाइटस करो, यानी कि यू हैव आइडिया अबाउट दैट, देन यू क्वाइट विथ योर पार्टनर बिफोर 10 डेज एंड आफ्टर 17 डेज। आप 10 दिन से पहले उनके साथ क्वाइटस करो या 17 डेज के बाद कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड नेचुरल मेथड एंड हैविंग दिस इज ऑल्सो नोन एज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट इज योर विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट, विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट। दैट्स मीन्स कहने का मतलब हुआ कि विड्रॉ योर पेनिस बिफोर रिलीजिंग ऑफ स्पर्म इनसाइड द वेजाइना ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल वेजाइना में स्पर्म के रिलीजिंग से पहले ही आप पेनिस को क्या करो विड्रॉ कर देते हैं अगर कोई भी मेल, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्टेड मेथड, यानी कि विड्रॉ और क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्लियर? थर्ड पॉइंट इज योर लैक्टेशन एमेनोरिया, लैक्टेशन। थर्ड पॉइंट इज योर second point is your withdraw or coitus interrupts when you quite with your partner, मतलब अगर आप अपने पार्टनर के साथ कोइटस कर रहे हो, ठीक है, तो वेजाइना में स्पर्म के रिलीजिंग से पहले, तो बायोलॉजिकली बोलेंगे इजाकुलेशन से पहले आप पेनिस को फीमेल वेजाइना से विड्रॉ कर लो, मतलब कि वापस निकाल लो, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरप्ट मेथड, इसी को बोलते हैं नेचुरल विड्रोइंग मेथड, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज योर लैक्टेशन एमिनोरिया। लैक्टेशन एमिनोरिया क्या होता है कि नॉर्मली जो होती है कि मतलब चाइल्ड जो होते हैं 5 to 6 मंथ तक फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग को करते हैं, ठीक है। तो इस बीच में क्या होता है
मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो एब्सेंट चलता है, मतलब टेम्पोरली, जो क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, रूटीन वाइज नहीं हो पाता है, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें गैप्स हो जाते हैं, कभी कभी 45 डेज 50 डेज के गैप्स हो जाते हैं। तो इस टाइम में भी अगर आप क्वाइटस करते हो तो वहाँ प्रेगनेंसी का खतरा क्या होता है, कम होता है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फीमेल के प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत कम होता है। तो 3 नेचुरल मेथड में, बस मेथड का नाम याद रखना आपको। फर्स्ट इज योर नेचुरल मेथड में, फर्स्ट इज योर पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड इज योर विड्रॉ और क्वाइट इंटरप्ट्स, एंड थर्ड इज योर लैक्टेशन एम्यूनेरिया। सेकेंड मेथड हम लोग का बैरियर, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या है, बैरियर मेथड। तो यूज्ड फीमेल एंड मेल कॉन्डम्स, आप मेल और फीमेल कॉन्डम्स का यूज कर सकते हो बैरियर मेथड के लिए, ठीक है। तो बैरियर यूज्ड बाय मेल्स तो मेल कॉन्डम, बैरियर यूज्ड बाय फीमेल तो फीमेल कॉन्डम। बट इन केस ऑफ फीमेल हैविंग डिफरेंट इक्विपमेंट्स जस्ट लाइक मतलब फीमेल और भी बैरियर्स का यूज कर सकती है। मेल के लिए सिर्फ कॉन्डम्स बने हैं, लेकिन फीमेल के लिए कॉन्डम्स, डायफ्राम, कैर्विकल कैप, इटीसी। मतलब मेल जो है सिर्फ कॉन्डम्स का यूज करेंगे बैरियर मेथड में, लेकिन फीमेल कॉन्डम्स भी यूज कर सकती हैं, फीमेल कॉन्डम बनते हैं, डायफ्राम यूज कर सकते हैं, और कैर्वाइकल, जिसको सर्वाइकल, नॉर्मली सर्वाइकल कैप्स बोलते हैं, ठीक है। तो सर्वाइकल में कैप लगा दिया जाएगा ताकि स्पर्म जो है वहीं पे रुक जाए, अंदर नहीं जा सके, मतलब यूटेरस होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक ना पहुंचे। डायफ्राम भी जो होता है वो वेजाइना के पास पुट कर दिया जाता है ताकि डायफ्राम स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचे। और कॉन्डम तो मेल पेनिस में भी यूज होते हैं और फीमेल यूटेरस में भी यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या है आपका, इसको आईयूडी बोलते हैं, आईयूडी, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में। अब आईयूडी में जब हम लोग आते हैं तो एक नॉन मेडिकल आईयूडी होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, समझते हैं आईयूडी के फॉर्म में। तो इसको जब भी अगर यूज करना होगा, क्योंकि नाम ही लिख दिया है डिवाइस, तो ये या तो आप ट्रेंड नर्स से आप इसको इंसर्ट करा सकते हो, या प्रोफेशनल से करा सकते हो, या डॉक्टर से करा सकते हो। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है नॉन मेडिकल आईयूडी, ठीक है, मतलब कि मेडिकेटेड नहीं है, उसका नाम है लिप्स लुप। लिप्स लुप ये हमारा आईयूडी है, ठीक है, ये नॉन मेडिकेटेड है, ठीक है। दूसरा जो है हमारा है वो है कॉपर टी, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, आईयूडी, ठीक है। कॉपर, एक्चुअली में कॉपर जो होता है ना वो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्यों यूज किया गया, कॉपर मेटल है, और आपको पढ़ाए थे स्पर्म जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड में मिलने के बाद अल्कलाइन नेचर में हो जाता है, और फीमेल जो होती है वो उसका वेजाइना जो होता है वो एसिडिक नेचर में होता है। तो कॉपर जो होता है वो बेस के साथ और एसिड के साथ बड़ा अच्छा रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन करके उसके एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है स्पर्म के एनर्जी को, ताकि वो मूव न कर सके। तो इसमें हम लोग कॉपर टी देख सकते हैं, ये नाम है, नाम सब है। लिप लुप्स जो है वो नॉन मेडिकेटेड, बट ये भी क्या है, आईयूडी है। फिर कॉपर टी हम लोग का हो गया, ये भी हमारा क्या है, आईयूडी है, जिसको हम लोग कॉपर टी, कॉपर 7 भी एक बना था, ठीक है। मार्केट में कॉपर टी ही मिलते हैं, कॉपर 7 जो है वो मिलने बंद हो गए हैं, ठीक है। मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 ये भी मिलते हैं मार्केट में, ठीक है। ये सब के सब क्या है, ये सब यूज किए जाते हैं आईयूडी डिवाइस के जगह पे, ठीक है। थर्ड नंबर है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, एक पर है हम लोग नॉन मेडिकेटेड, दूसरा कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, और एक है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। मतलब कि हम हार्मोन को कमांड करना, आपको पता है ना एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के बारे में पढ़ाए हैं, तो उसको कमांड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ है LNG20, LNG20 ये हमारा नाम है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, हम ये एम्स के अकॉर्डिंग आप लोग को बताए हैं, लेकिन जो पेपर सारे मर्ज हो चुके हैं अब उसके अकॉर्डिंग अगर देखते हैं एनसीईआरटी को, तो आपको ये अलग अलग नाम नहीं मिलेंगे, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी नहीं मिलेंगे, हार्मोन रिलीजिंग नहीं मिलेंगे, नॉन मेडिकेटेड नहीं मिलेंगे, लेकिन हम इसको क्लासीफाई कर दिए ताकि याद करने में आपको आसानी हो। बट आईयूडी में आपको नाम ये यानी कि लिपलोप्स, कॉपर टी, कॉपर 7, LNG20, मल्टी लोड 375, ये सारे नाम आपको याद रखना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईयूडी, तो ऑप्शन इसमें से कोई भी हो सकता है। अब उस समय ये नहीं सोचिए कि सर तो कॉपर रिलीजिंग में बताए थे, नहीं, आपको ये दोनों नाम याद रखना है आईयूडी में, ये भी नाम याद रखना है, LNG20 भी याद रखना है। हार्मोन रिलीजिंग में एक नाम और भी है जिसका नाम है
प्रोजेस्ट्रेट ये भी हमारा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, ठीक है। तो आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो 6 नेम है जो आपको याद रखना है। इतना सारा से क्वेश्चंस आ सकता है। तो आईयूडी का यूज भी हम लोग कर सकते हैं। अब इन सबको अगर इंसर्ट करा लिया जाए फीमेल यूटेरस, वेजाइना, कहीं भी, तो इससे क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है हम लोग के पास ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में क्या आता है, अब हम लोग के पास ओरल कॉन्ट्रासेप्शन। ओरल कॉन्ट्रासेप्शन में ओरल पिल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा नेम नहीं है, जैसे सहेली, मालाडी, ये सारे ओरल पिल्स हैं जो कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गया है या आपको उससे बचना है तो कंटिन्यूली उसको यूज किया जाता है फीमेल के थ्रू। तो अगर एज फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि अवॉइड करना अगर प्रेगनेंसी को, द पिल्स इनहिबिट टू प्रिवेंट ओवल्यूशन एंड ऑल्सो इनहिबिट इम्प्लांटेशन बट नॉर्मली टेकन आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज। लेकिन इसको लगातार 7 दिन के गैप पे कंटिन्यू यूज करना होता है फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन फॉर 21 डेज विदाउट एनी ब्रेक। मतलब आपको इसका कंटिन्यूअसली यूज करना पड़ेगा। तो इसमें नाम है सहेली, मालाडी, मार्केट में अभी ऐड में भी देखते हैं ओरल पिल्स ऐड आता है डायरेक्ट पिल्स के नाम से। तो ये सारे हमारे ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है इंजेक्शन मेथड। इंजेक्शन मेथड में क्या आते हैं, इंजेक्शन मेथड, हाँ ये आप और भी यूज कर सकते हैं ओरल पिल्स में, सुविधा, ठीक है। तो इंजेक्शन मेथड में जब आप आते हो तो इंजेक्शन मेथड जो है फीमेल टेकन करती है इंजेक्शन मेथड को, और क्या करती है, इम्प्लांट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन एलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन टू अवॉइड कॉन्सेप्शन। मतलब कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन करा के इंजेक्शन लेना, क्योंकि जो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्शन आप यूज किए हो यहाँ भी वही है, और प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का टैब है, ठीक है। लेकिन आप टैबलेट के बदले क्या यूज करोगे, इंजेक्शन का यूज करेंगी फीमेल। तो आप देख रहे हो ये मेथड मेल के लिए था और फीमेल दोनों मिलकर कर रहे थे, बैरियर में भी दोनों के लिए था, लेकिन ये स्पेशली फीमेल के लिए है, ये स्पेशली फीमेल के लिए है, और इंजेक्शन भी स्पेशली किसके लिए है, फीमेल के लिए है, ठीक है। तो इंजेक्शन में आप नॉर्मली याद रखोगे कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन का जो भी मेडिसिन होगा उसका यूज करते हैं हम लोग किस काम के लिए, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। इसका कोई नाम जो है वो हम लोग को नहीं पढ़ना है। एंड लास्ट इज योर सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में 2 है, हम रफ डायग्राम आपको समझा रहे हैं। अगर हम लोग मेल और फीमेल का देखे थे तो ये मेल का बना था, नॉर्मल डायग्राम हम बना रहे हैं आपको समझने के लिए, क्योंकि डायग्राम मैंने एक बार पढ़ा चुका है। ये वास्ट डिफरेंस आपको याद होगा, बाकी छोड़ो आप लोग, ये वास्ट डिफरेंस है। और अगर फीमेल की बात करते हैं ठीक है, तो मेल में अगर बात करते हैं तो क्या किए, अगर इफ कट द वास्ट डिफरेंस ऑफ मेल, मेल के वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया गया, कट करने के बाद वापस इसको मूव करा दिया गया इधर की तरफ और बाकी पार्ट इधर की तरफ, और दोनों को क्या कर दिया गया, स्टिचिंग कर दिया गया। वही काम यहाँ भी किया गया, स्टिचिंग कर दिया गया। तो अब टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो कहाँ तक नहीं पहुंचेगा, पेनिस तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसेक्टोमी। और फीमेल में अगर हम फैलोपियन ट्यूब को कट कर देते हैं और स्टिच कर देते हैं तो क्या होगा, ओवम रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन से पहले स्टिच करना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ट्यूबेक्टोमी। ये था हमारा सर्जिकल मेथड। तो 2 तरीके का सर्जिकल मेथड है, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या है, मेल में होने वाला, और ट्यूबेक्टोमी क्या है, फीमेल में होने वाला, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास मेथड्स जो है, इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स जो हम लोग देख लिए हैं ऊपर, तो टोटल 6 मेथड है जिसका यूज हम लोग को करना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में। अब आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बाद, अगर इसको नॉर्मली आप समझना हो तो एक मेथड हम लोग का प्रिवेंटिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट, जिसमें बैरियर और केमिकल मेथड का यूज करेंगे। दूसरा है प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, पहला था हम लोग का जो है फ्यूजन को रोकने के लिए, तो वहाँ बैरियर और केमिकल मेथड का यूज हुआ। लेकिन जब इम्प्लांटेशन को रोकना होगा तो सिर्फ केमिकल मेथड, और जहाँ पे हम लोग गैमेट प्रोडक्शन को रोकना होगा
और मूवमेंट ऑफ गैमेट को रोकना होगा तो सर्जिकल मेथड। तो क्या याद रखेंगे कि जब केमिकल मेथड और बैरियर मेथड का यूज करेंगे हम लोग प्रिवेंटिंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फिर से हम लोग केमिकल मेथड का यूज कर सकते हैं प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम, और एक कर सकते हैं हम लोग प्रिवेंटिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड मूवमेंट के लिए सर्जिकल मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अगर बैरियर मेथड की बात किए थे तो हम लोग का कॉन्डम्स आया था, डायफ्राम आया था, कैर्विकल कैप आया था, और अगर हम लोग केमिकल मेथड का यूज किए थे तो ओरल पिल्स आया था, फिर से हम लोग का वेजाइनल पिल्स आया था, ठीक है। और अगर हम लोग केमिकल मेथड यूज करेंगे इम्प्लांटेशन ऑफ ओवम के अकॉर्डिंग तो उसमें हमारा IUCDS है, ठीक है, जिसको हम लोग इंट्रायूराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस बोलेंगे, जिसमें कॉपर टिप है। और सर्जिकल मेथड में आया तो वैसेक्टोमी इन मेल एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल आया हम लोग का, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है जो हम यहाँ से इरेज कर चुके हैं, MTP, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखते हैं हम लोग प्राइम पॉइंट MTP के बारे में। MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या देखेंगे पॉइंट? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, शॉर्ट फॉर्म इज MTP। पॉइंट हम लिखे ही हैं अभी कि हम लोग को पढ़ना है इसके बारे में। तो MTP के में जब हम लोग पॉइंट देखेंगे तो क्या है MTP? इसको हम लोग दूसरा टर्म बोल सकते हैं एबॉर्शन। दूसरा इसका मतलब क्या है? एबॉर्शन, ठीक है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को, जो मतलब अनवांटेड सेक्स के कारण जो प्रेगनेंसी हो गई है उसको अगर हम लोग रिलीज कराते हैं तो ये हमारा एबॉर्शन है, ठीक है। तो एबॉर्शन जो है वो लीगलाइज्ड भी है और इनलीगलाइज्ड भी है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं MTP और एबॉर्शन इज लीगल बट नॉट रिकमेंडेड फॉर बर्थ कंट्रोल। मतलब ये जो है ये टर्म हमारा बताया गया कि ये एबॉर्शन है लेकिन ये लीगल है बट रिकमेंडेड नहीं करता है बर्थ कंट्रोल को, ठीक है। तो द पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन यूजुअली इज इलीगल। लेकिन अगर पेरेंट की तरफ से ये काम कराया जाता है, MTP अगर एबॉर्शन कराया जाता है बिना किसी रीजन का, मतलब कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं है, तो इसको इलीगल बोला गया। तो मेथड्स क्या क्या है? मेथड यूज्ड फॉर दिस आर जनरली एमिनोसेंटेसिस एंड अल्ट्रासाउंड। मतलब दो मेथड है जिससे हम लोग ये काम कराते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक अमीनोसेंटेसिस और दूसरा अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अमीनोसेंटेसिस एंड अल्ट्रासाउंड। तो MTP मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जो है वो रेफर टू वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द बेबी इज बॉर्न। मतलब वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द बेबी इज बॉर्न, इसी को बोलते हैं हम लोग MTP। तो अगर स्टैटिक्स लेते हैं अगर हम लोग स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, तो 40 to 50 मिलियन MTPs एज रेफर्ड एवरी ईयर ऑल ओवर इन द वर्ल्ड। मतलब 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन जो है पूरे वर्ल्ड में हर साल कराए जाते हैं, ठीक है। और करीबन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसी इन द ईयर। मतलब टोटल प्रेगनेंसी जो हो रही है ईयर पूरे वर्ल्ड में, उसका 1/5वां भाग जो है वो क्या है? एबॉर्शन का है, ठीक है। तो MTP को हम लोग, MTP हैज ऑल्सो बिन डिबेटेबल टॉपिक इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू। मतलब इमोशनल, इथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू के कारण इसको जो है डिबेटिक टॉपिक भी हम लोग मान सकते हैं कि चल रहा है। लेकिन इंडिया में 1971 में MTP को लीगलाइज कर दिया गया विथ सम स्ट्रिक्टेड कंडीशन, कुछ स्ट्रिक्टेड कंडीशन के साथ, टू चेक इन इनडिस्क्रिमिनेट यूज एज अ मेथड टू एबॉर्ट फीमेल फीटस। मतलब कि क्यों किया गया कि लोग ना फीमेल फीटस को एबॉर्ट करा देते थे,
मेल को कंटिन्यू करते थे, तो इस चीज़ को रोका गया। तो इसको लीगलाइज किया गया कि अगर आपको कुछ परेशानी है, अनवांटेड प्रेगनेंसी है, अनवांटेड चाइल्ड है, ड्यू टू सम रीजन कुछ प्रॉब्लम है, चाइल्ड अंदर का पता चल रहा है उसका ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो उस कंडीशन में ऐसा करा सकते हैं। लेकिन आप ना डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को लेके उसको स्ट्रिक्ट किया गया। तो एमटीपी को एमटीपी रिकमेंडेड बाय डॉक्टर अंडर सर्टेन मेडिकल कंडीशन व्हेन प्रेगनेंसी इज सेटल फॉर आइदर द मदर और फिटस और बोथ। मतलब ये डॉक्टर तभी रिकमेंडेड करते हैं जब या तो माँ को खतरा हो, बच्चे को खतरा हो, नहीं तो दोनों को खतरा हो, तभी वो एमटीपी को रिकमेंडेड करते हैं। ठीक है, एमटीपी नॉर्मली जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कराना सही है। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कराते हो तो विथ द मेडिसिन इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन एमटीपी आप जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वो बहुत रिस्क है, और थर्ड ट्राइमेस्टर इज द मर्डर। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आप एबॉर्शन कराते हो दिस इज कॉल्ड मर्डर। तो इसीलिए बोला गया कि आप प्रेगनेंसी को फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलो या 12 वीक बोल सकते हो, 12 सप्ताह के अंदर अगर आप कराते हो तो ये आपके लिए एमटीपी लीगलाइज्ड माना गया है। क्लियर? तो एमटीपी में हम लोग को इतना पढ़ना था। अब नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको हम लोग एसटीडीएस के नाम से जानते हैं। तो अनवांटेड पार्टनर, मल्टीपल पार्टनर, इन सब के साथ क्वाइटस करने से, इंटरकोर्स करने से कुछ डिजीज होते हैं, उसी डिजीज के बारे में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एसटीडीएस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये इन्फेक्टेड डिजीज जो है वो बैक्टीरियल भी हो सकते हैं और वायरल भी हो सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, प्रोटोजोन से भी हो सकते हैं, और कुछ डिफिशियंसी के कारण भी ये सारे डिजीज हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? यूज कॉन्ट्रासेप्शन। सेकेंड, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर। ठीक है। थर्ड, यूजिंग सेफ सेक्स मेथड। फोर्थ, डोंट बी यूज्ड निडल। फिफ्थ या फोर्थ हो, केयर अबाउट ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा रहे हो उस टाइम में आपको केयर करना है। जैसे विदाउट ब्लड के आरएच फैक्टर, विदाउट ब्लड के सारे कुछ के जांच के बिना आप ब्लड एक दूसरे का मूव नहीं करा सकते हो। फिर से यूजिंग, डोंट बी यूज्ड रिपीटेड रेजर, डोंट बी यूज्ड अनदर पर्सन रेजर, मतलब किसी दूसरे के रेजर का यूज ना करें। ये सारे आपको एसटीडीएस से बचाने के लिए। लेकिन एसटीडीएस से जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो क्या क्या है? जैसे गोनोरिया। गोनोरिया एक डिजीज है, GONORRHEA, GONORRHEA। गोनोरिया जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, जो कि होता है इन्फेक्शन जो है। इसका सिम्टम्स क्या है गोनोरिया का? जैसे गोनोरिया फिर आपको डिजीज में पढ़ाएंगे, बट इसका सिम्टम्स क्या है? यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में जो है वो म्यूकस का सिक्रीशन होना। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में म्यूकस का सिक्रीशन होना, ये गोनोरिया का है। दूसरा डिजीज जो है वो है सिफिलिस। ये हम लोग का बैक्टीरियल डिजीज सिफिलिस भी है। इसमें आपको क्या होगा? नॉर्मली सिफिलिस में आपको देखने को मिलेगा कि सोर एंड लेसन इन जेनाइटल ट्रैक। जेनाइटल ट्रैक में सोर और लेशंस दिखेंगे, ये हमारा सिम्फिलिस का है सिम्टम्स। थर्ड नंबर पॉइंट है हमारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्स। एड्स के बारे में आपको पता है कि HIV वायरस से होता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड द लास्ट डिजीज इज योर ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस ये डिजीज जो होता है ये ट्राइकोमोनाज प्रोटोजोन से होता है। ट्राइकोमोनाज प्रोटोजोन, इसमें आपको क्या होगा? वेजाइनल इरिटेशन होगा, ईचिंग होगा एंड डिस्चार्ज होगा। इन सब ये डिजीज, तो 4 डिजीज आपको मेन याद रखना है, गोनोरिया, सिम्फिलिस, ट्राइकोमोनेसिस एंड एड्स। हेपेटाइटिस बी भी हम लोग का इसमें एक पार्ट है। नॉर्मली इसमें सिम्टम्स क्या याद रखना है एसटीडीएस में? ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज एंड स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग इन जेनाइटल रीजन। स्लाइटली पेन होगा और स्वेलिंग रीजन होगा जेनाइटल रीजन में। ठीक है, इतना सारा पॉइंट था हम लोग का। अब हम लोग के पास नेक्स्ट पॉइंट लिखे थे इनफर्टिलिटी। क्या पॉइंट देखे थे? इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी मतलब हिंदी मीनिंग इसको बोल सकते हैं बांझ। मतलब कि जो मेल और फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनफर्टाइल मेल और फीमेल। तो इनफर्टिलिटी में अब क्या है ना कि इनफर्टिलिटी तो बांझ के लिए बता दिए, तो यहाँ से हम लोग प्रोसेस यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, इसको बोलते हैं आर्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? आर्ट। तो आर्ट का मतलब क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब आर्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो आर्ट के लिए हमारे पास आता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आर्ट को क्या बोलते हैं? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड
रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आर्ट में बहुत सारा आता है, जैसे IVF आता है, क्या आता है IVF, इसको हम लोग बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसी का दूसरा टर्म का नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। क्या बोलते हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसमें दो तरह से हम लोग कर सकते हैं आर्ट में, एक ZIFT का यूज करते हैं और एक IUT का, ठीक है। ZIFT होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या बोलते हैं? जाइगोट, या ट्रांसफर बोल सकते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। मतलब कि जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना ZIFT होता है। अगर इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर करते हैं, मतलब डायरेक्ट यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, तो होगा जाइगो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। तो एक प्रोसेस है IVF। दूसरा प्रोसेस है हम लोग का, उसको हम लोग बोलते हैं GIFT। सेकंड नंबर क्या है? GIFT। इसको बोलते हैं गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर को, गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर को हम लोग जो है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर को हम लोग लेते हैं कि ये मेथड है जिसमें ओवम को कलेक्ट करके सीधा हम लोग क्या करते हैं, गैमेट को इंट्राफैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अनदर मेथड इन विच एन ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड इज ट्रांसफॉर्म्ड इन फैलोपियन ट्यूब ऑफ another female who cannot produce ovum but can provide environment to fertilization for the development of fetus। मतलब fetus को डेवलपमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इस प्रोसेस को बोलते हैं ICSI। इसको बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका मतलब हुआ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड into the ovum in the laboratory and embryo is formed, okay। and the last process है हम लोग का जिसको बोलते हैं artificial insemination। artificial insemination, ठीक है। artificial insemination का दूसरा नाम है हम लोग का intrauterine insemination। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, सीमेन को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद मतलब हस्बैंड का हो या डोनर का हो, उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं किसके पास, मतलब कि वेजाइना और यूटेरस के पास, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और इसके अलावा आप लोग से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टर्म्स जो पूछे जाते हैं, जो एब्रिविएशन फॉर्म वाले टर्म्स है, वो क्या क्या है, तो ये आप लोगों का है, जैसे MTP पूछेगा, STDS पूछेगा, ये सारा, तो आप सबका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा। ओके, थैंक यू।